पढ़ेंगे सबसे पहले सेंट्रियोल। आप पहले तो इसके नाम पर जरा गौर करें, ये प्लूरल में लिखा हुआ है, उसकी भी एक वजह है। हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लूरल क्यों। सबसे पहले अकरेंस है इसकी एनिमल सेल्स। इसका मतलब यहाँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाली कहानी भी खत्म हो। एनिमल्स के सेल्स में ये पाए जाते हैं और वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स इसमें भी पाए जाते हैं। वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड को क्या कहा जाता है? फंजाई लाइक प्रोटिस्टा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रियोल्स हर सेल में नहीं है, एनिमल में तो कंफर्म है और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो नहीं होते, सेल डिवीजन के वक्त ये अपीयर होते हैं। तो एक सवाल उठेगा कि सेल डिवीजन के वक्त ये अपीयर हो रहे थे तो बाकी वक्त में कहाँ थे? बाकी वक्त में इनको ओपन करके कहीं पैक करके रखा जाता है और सेल डिवीजन के वक्त ही इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस वक्त ये अपीयर होता है। तो ये हो गया। इसके बाद लोकेशन, ये कहाँ पाए जाते हैं? सेल में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और क्योंकि साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहाँ अक्सर ऑर्गेनल पाए जाते हैं, तो ये भी उधर पाए जाते हैं। एट एनी पोल, किसी एक पोल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पोल से क्या होगा? देखें मसलन ये मार्कर है तो ऐसी लंबी चीज के तो दो एंड्स होते हैं ना, ये एंड और वो एंड। गोल चीज का कोई एंड नहीं होता। सेल तो आमतौर पर, खास तौर पर एनिमल के सेल तो मेजॉरिटी में इस तरह गोल है, तो इसका तो एंड नहीं होता। तो जिसका एंड नहीं हो उसके किसी भी पॉइंट को आप पोल कह सकते हो। मसलन हम अगर ये फिक्स शेप है तो इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, इसको ईस्ट पोल, इसको वेस्ट पोल कह सकते हैं। लेकिन इसके किसी भी पॉइंट को पोल कहा जाता है। तो ये पोल से मुराद एक और बात भी है कि ये आमतौर पर जो साइटोप्लाज्म है उसके सेंटर में नहीं होते, ये किसी किनारे के करीब होते हैं और वही जगह जहां ये पाए जाएंगे उसको पोल कहा जाएगा। हो गई बात क्लियर जी? अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पहला नुकता ये है कि these are not membrane bounded organelles। मतलब ये साइटोप्लाज्म में होंगे? जी जी जी, ये वो ऑर्गेनल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अभी तक हमने दो ऑर्गेनल पढ़े इन समेत। एक राइबोसोम थे जहां मेम्ब्रेन नहीं थी, एक ये है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं थी। और अब स्ट्रक्चर को मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपके लिए। मेम्ब्रेन नहीं है तो ये फिर किस तरह से स्ट्रक्चर ही चल रही है? अ सेंट्रियोल या सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स। सरसरी तौर पर देखा जाए तो ये हमें दो सिलेंडर्स में नजर आते हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? अगर हम डायग्राम में देखें इसको तो ये इस तरह नजर आएंगे। ये दो सिलेंडर है, शुरू में तो इनको कहा जाता है फाइबर, क्योंकि हल्के माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये फाइबर की तरह लगे। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टेक्निक के जरिए देखा गया तो पता चला कि ये तो दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर यूं रखा गया है और दूसरा सिलेंडर यूं रखा गया है। ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसलिए कहा गया। और हम कह सकते हैं ये राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरह से मौजूद है। अगर इसी डायग्राम को और मैग्नीफाई करेंगे तो फिर इनकी डिटेल हमें समझ में आएगी और हम उसको यूं लिख सकते हैं कि ईच सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ईच सिलेंडर कंसिस्ट्स ऑफ 9 triplets of microtubules
यानी ये मेम्ब्रेन से बने हुए इसलिए भी नहीं है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? असल में कुछ प्रोटीन्स हैं इस तरह के जिनको ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं, और ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये फाइबर्स हैं, धागे हैं। और 9 ट्रिपलेट क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर इसी को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं और ज्यादा, तो ये हमें इस तरह से नजर आते हैं। एक सिलेंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बल्कि मैं यूं बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 फाइबर्स हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? हर फाइबर अकेला नहीं है, बल्कि 3 फाइबर का एक सेट है। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो टोटल इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हुए? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये इस तरह से ऊपर से देखेंगे तो आपको ये नजर आएंगे, लेकिन साइड से देखेंगे तो ये कैसे नजर आएंगे? ये 3 ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से हैं, और इसी तरह ये जो अगले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी 3 के हैं। और ब्रिजेस के जरिए, डाइनिन ब्रिजेस कहते हैं इनको, या मुख्तलिफ नाम से पुकारे जाते हैं, ब्रिजिंग प्रोटीन्स हैं जो इनको एक दूसरे से अलग नहीं होने देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिलेंडर नहीं था, दरअसल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का एक जमगट्ठा था। दोनों सिलेंडर्स को मिलाकर हमने कहा सेंट्रियोल्स। तो मैंने शुरू में कहा था इसको प्लूरल में कहा जाएगा। प्लूरल क्यों कहा, समझ में आ गया ना? ये एक नहीं है, 2 है। ये है इनकी स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ रही है ना? इसको हमने टॉप से देखा है तो ऐसा लग रहा है, साइड से देखेंगे तो हर ट्रिपलेट इस तरह से 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ग्रुप है, और ये ग्रुप सब मिलकर एक जाली या एक नेटवर्क सा बनाते हैं। अच्छा, इनकी एक और खूबी भी है। वो खूबी ये है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे रेप्लिकेट। सेल डिवीजन से जरा पहले, क्योंकि आपको मालूम है सेल डिवीजन में एक इंटरफेज होता है, प्रिपरेटरी फेज है। उस प्रिपरेटरी फेज में ये डबल हो चुके होते हैं। मसलन इस वक्त अगर नॉन डिवाइडिंग सेल में देखें तो ये नजर आएगा। सेल डिवीजन के वक्त ये रेप्लिकेट होकर इस तरह से बन जाएगा, और सेल डिवीजन जब शुरू हो जाएगी प्रोफेज, उस प्रोफेज में इसकी एक कॉपी तो अपनी जगह रहेगी, दूसरी कॉपी अपोजिट पोल में जाकर सेटल हो जाएगी। अपोजिट पोल बिल्कुल राइट एंगल पर है, 180 डिग्री है, राइट एंगल नहीं, सॉरी 180 डिग्री। इसका मतलब अगर सेंट्रियोल इधर था तो अपोजिट पोल ये हो, अगर पहले वाला सेंट्रियोल इधर था तो अपोजिट पोल ये हो। अपोजिट पोल पर पहुंचने के बाद फिर सेल डिवीजन की जरूरत पूरा करने के लिए ये धागों का एक नेटवर्क डेवलप करेंगे। ये धागों का नेटवर्क सारा मिलकर माइटोटिक अपरेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोटिक अपरेटस। अब जरा गौर करेंगे तो इस माइटोटिक अपरेटस में कितनी तरह के फाइबर हैं? 4 तरह के फाइबर्स। फाइबर यानी ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। इसमें सबसे पहले तो सेंट्रियोल फोल्ड है, एक तरह का हो गया। दूसरा ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ उभरे हैं छोटे छोटे, इनको कहा जाता है एस्टर्स। इनको एस्टर्स कहते हैं। ये भी एस्टर्स हो गए। तीसरे जो सेल के मरकज की तरफ बढ़े हैं लंबे लंबे, ये 2 तरह के हैं। इनमें से कुछ को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स और कुछ को कहते हैं काइनेटोकोर। तो इनमें क्या फर्क है ये भी याद रखें। इनमें से स्पिंडल फाइबर जिनको कहा जाएगा वो यूं ही लटके रहेंगे। तो अब सवाल उठेगा यूं ही क्यों लटका है? ये बैलेंसिंग के लिए। जिस तरह आप किसी बारीक रास्ते पर चल रहे हो, मसलन रस्सी पे चल रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा एक बड़ा सा डंडा पकड़ के चलते हैं, या हम दौड़ते हुए हाथ फैला के चलते हैं। क्यों? बैलेंसिंग के लिए। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बैलेंसिंग के लिए हैं, जबकि
दूसरे जिनको काइनेटोकोर्स कहते हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे तो इनका काम हमें समझ में आएगा। मसलन ये क्रोमोसोम है इस तरह से, सेल डिवीजन के वक्त हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड फॉर्म में होता है इस तरह, और क्रोमोसोम के सेंटर को क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर का भी एक नुक्ता है, उसको भी काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटो हरकत है, कोर पॉइंट है जहां ये अटैच होंगे, वैसे कोर शाख को भी कहा जाता है। तो ये काइनेटोकोर इधर से अटैच हो गया, वो काइनेटोकोर उधर से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब क्या करेंगे? पहले तो ये सेंटर की तरफ जा रहे थे, अब ये कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कंट्रैक्ट होंगे तो सबसे पहले दे विल स्प्लिट अ क्रोमोसोम इनटू टू क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है, उनको अलग करेंगे। अलग करने के बाद फिर इनको इधर आधे को ऊपर खींचा जाएगा। सर सुना था कि ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सेंट्रोमियर पे। जी जी, सेंट्रोमेयर को आप कह सकते हैं ना। सेंट्रोमेयर तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह भी नहीं है। मसलन ये क्रोमोसोम है मसलन, तो क्रोमोसोम के ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है, कस के बांधा हुआ है, वो सेंट्रोमेयर है। इस सेंट्रोमेयर में जिस जगह ये काइनेटोकोर अटैच होगी, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, हुक की तरह समझना। इधर ये धागा जाकर अटैच होता है, तो जहां अटैच होता है वो पॉइंट भी काइनेटोकोर है, जो धागा अटैच हो रहा है वो भी काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर इसलिए कहा है कि इन्होंने क्रोमोसोम को हरकत देना है, काइनेसिस से बना है। ठीक हो गया? काइनेटिक से, सॉरी काइनेसिस से नहीं, काइनेटिक से बना है। ये हरकत देते हैं, इसलिए हरकत क्या करेंगे तो इनका फंक्शन बताते हैं आप। सेंट्रियोल्स का फंक्शन, इसको एक जुमले में कह सकते हैं, सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स को पहले तो एक दूसरे से अलग करेंगे, उसके बाद इनको अपोजिट पोल की तरफ मूव होने पर मजबूर करेंगे, घसीटेंगे यहाँ से। तो ये घसीटना क्यों जरूरी है? ताकि जब ये सेल डिवाइड हो जाए तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम बराबर तकसीम हो जाए। समझ आ गया बेटा? तो अब यहाँ एक और नुक्ता फिर दोबारा सामने आ गया हमारा, वो ये था कि जब प्लांट में सेंट्रियोल है ही नहीं तो वहाँ सेल डिवीजन कैसे होती है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लांट में इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं, डिसऑर्गेनाइज्ड या स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, कहीं स्टोर किया जाता है। सेल डिवीजन के वक्त पहले वो ऑर्गेनाइज होगा, फिर ये डिवाइड होकर दो हो जाएंगे। सर जो प्लांट में वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा? जी जी, कंपोजिशन सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं एक मिसाल बताता हूँ, आप समझते हैं। फर्ज करें मेरे पास भी टेंट है, आपके पास भी टेंट है। मैंने शो करने के लिए टेंट को घर की छत पर लगा कर रखा साल भर, तो लोग देखेंगे ना इसने टेंट लगाया है। जी सर। आपने क्या किया? टेंट को पैक करके रखा, कहीं आउटिंग पे गए, जरूरत के वक्त ओपन किया। प्लांट और एनिमल के सिर में यही फर्क है। एनिमल्स अपने सेंट्रियोल को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही रखते हैं, प्लांट्स उसको संभाल के रखते हैं, जब जरूरत पड़ी तब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अदरवाइज उसको पैक करके रखते हैं। सर ये हर सेल में होता है? एनिमल सेल के अंदर हर सेल में? एनिमल के हर सेल में होगा, खास तौर पर डिवाइडिंग सेल में होता तो हर जगह है, लेकिन ये एक्टिव होता है डिवाइडिंग सेल में, क्योंकि इसकी जरूरत थी उस वक्त पेश आई। ठीक है? और दूसरा बहुत सारे हैं जहां नहीं होता, तो नहीं होता तो उनमें सेल डिवीजन कैसे होती है? तो सेल डिवीजन की दो बड़ी अकसाम है। एक को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं आमतौर पर, दूसरा बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन में इसकी जरूरत नहीं, जो बैक्टीरिया में कॉमन है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जिसकी यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा जरूरत थी, इसलिए यूकैरियोट्स में ये पाया गया, कहीं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, कहीं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। सर मैं ये बोला कि बॉडी के हर सेल में होगा? जी जी, हर सेल में होगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि एक्टिव सिर्फ डिवाइडिंग सेल में होगा। यानी एक्टिव होने का मतलब क्या? माइटोटिक अपरेटस बनाई गई है, ये सिर्फ डिवीजन के वक्त बनाएगा, अदरवाइज पड़ा रहेगा, हर सेल में होगा। सर ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फाइबर्स होंगे वो ईस्टर होंगे ना? एस्टर्स, एस्टर का मतलब है छोटा सा स्टार। इनके हवाले से आप यूं जहन में रखें, ये सेल मेम्ब्रेन से लटक के एक फानुस की तरह लटका देते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने कंट्रैक्ट होकर क्रोमोसोम को खींचना है, तो पीछे भी तो कोई सपोर्ट चाहिए ना, वो इसलिए।
तो स्पिंडल फाइबर ने बैलेंसिंग में मदद की, एस्टर्स ने इसको अटैच होकर खींचने में मदद की और फिर उन्होंने अपना काम किया, खींचा। सर एस्टर का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पिंडल की? वेट नहीं ज्यादा, वो ये छोटे हैं ना सर, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। सेल मेम्ब्रेन में अगर आपको याद है तो अंदर मायोफिलामेंट्स थे ना, सॉरी इसको क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, उनके साथ ये अटैच होते जी। तो सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, yes. कोई किसी को कंफ्यूजन जी? प्लांट सेल में होंगे सर? मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा तब से, प्लांट में होंगे तो जरूर, लेकिन इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। सेल डिवीजन के वक्त जब ये ऑर्गेनाइज होंगे तो फिर ये माइटोटिक अपरेटस बना के वहां भी क्रोमोसोम को आगे पीछे ले जाएंगे, काम तो सेम है जी बेटा। सर सेंट्रियोल को बेसल बॉडी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं सर? सेंट्रियोल को तो बेसल बॉडी नहीं कहते हैं बेटा, ये एक और चीज आपने मिला दिया है, वो मैं आपको बताऊं। आगे किसी जगह हम पढ़ेंगे, अगर किसी सेल से फ्लैजेलम निकला हुआ है या सीलिया निकले तो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर भी इसी जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको सर बेसल सिलेंडर बॉडी। के अंदर से निकल, सिलेंडर वाले जो सेल्स के अंदर से निकलने की वजह से ये सेलुलर फ्लेजिया। हाँ, उसके साथ कनेक्टेड होंगे तो यूं समझो ये संभाल कर रखती है, ठीक है। तो बेसल बॉडी इन्हीं जैसे प्रोटीन से बनी, शेप इसकी तरफ एयर में नहीं है। सर तो ये सिलेंडर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में से सेलुलर फ्लेजिया नहीं किया? इसी ये आप यूं समझ लो, ये इस तरह से है। अब इनकी मेम्ब्रेन के बाहर फिर सीलियम और फ्लेजिलम है, उनके अंदर भी माइक्रो प्रोटीन, वही माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, लेकिन वहां तरतीब और है, वहां 9+2 है। 9+2 का मतलब ये है कि सेंटर में 2 फाइबर्स हैं और किनारों पर वहां भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये सिंगल या डबल है, डबल सॉरी, यहाँ डबल है यहाँ ट्रिपल है, तो फर्क है। कंपोजिशन या जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बेसल बॉडी, सीलिया और सेंट्रियोल सब में एक जैसा है, लेकिन तादाद और अरेंजमेंट का फर्क है। यहाँ पर 2 सिलेंडर है, वहाँ 1 सिलेंडर है, पहला फर्क। यहाँ 9 ट्रिपलेट्स हैं, वहाँ 9 ड्यूएट्स हैं, और वहाँ सेंटर में भी 2, इनके सेंटर में तो कुछ भी नहीं, ये 2 सेंटर खाली है। ठीक हो गया बेटा जी? सेल डिवीजन का जो एस फेज है उस दौरान बहुत सारी चीजें रेप्लिकेट होती है, उसमें क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट होते हैं, ये भी रेप्लिकेट होते हैं, खुद नहीं होते, रेप्लिकेट कराया जाता है, ठीक है, खुद नहीं हो सकते, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, इसको सेल की एक्टिविटीज के दौरान इसको रेप्लिकेट किया जाएगा जी बेटा। सर सीलिया और फ्लैजिया दोनों एक टाइप की बॉडी नहीं, या सीलिया होंगे या फ्लैजिला जी, सेम है, लेकिन सेम इस सेंस में कह सकते हैं कि दोनों हरकत में इन्वॉल्व है, लेकिन जहाँ सीलिया हरकत करेंगे वहाँ फ्लैजिला की नहीं होगी। फिर एक तरह से इसको यूं समझ लो कि एक ही नियम में 2 तलवारें नहीं हो सकती। सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है। अगर तादाद में ज्यादा हो, साइज में छोटे हो, सीलिया कहते हैं, तादाद में कम हो, साइज में बड़े हो, तो उसको फ्लैजिला कहते हैं। तो दोनों एक साथ नहीं, या सीलिया होंगे या फ्लैजिला। आगे बढ़ने की इजाजत है जी। तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को उर्दू में कहते हैं मरकजीजा। मरकजीजा का क्या मतलब हुआ? ऐसी कोई चीज जो सेल के दरमियान में हो। तो अभी हम पढ़ेंगे तो ये एक्सेप्शंस आएंगे, यानी न्यूक्लियस का कंसेप्ट ही सेंटर है। कहीं भी लफ्ज इस्तेमाल हो, चाहे एटम का न्यूक्लियस हो या सेल का न्यूक्लियस हो, ये हमेशा मरकज में रहेगा या मरकजी किरदार अदा करेगा। मेरी बात को गौर से सुनना, या मरकज में रहेगा या मरकजी किरदार अदा करेगा। तो इसकी वजह क्या है? बाज़ औक़ात ये साइड पे भी होते हैं, लेकिन कंट्रोल ये करते हैं। तो सेल का दिमाग है ये। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस अकरेंस। इसमें थोड़ा सा हमें फर्क करना पड़ेगा। इन यूकैरियोट्स there is a definite membrane bounded nucleus.
यूकैरियोट्स में तो एक वाज़ेह मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है, while in prokaryotes only nuclear material is found. सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए अक्सर इसको न्यूक्लियस ही तस्लीम नहीं किया जाता। तो इसके फिर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या नाम दें इसको? इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब है न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियस जैसा है, काम वैसा कर रहा है ना, इसलिए। तो मैं दोबारा बता दूं, यूकैरियोटिक जितने हैं उसमें तो वाज़ेह न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं है, उसका मटेरियल मौजूद है मेम्ब्रेन के बगैर। ये हो गया इसकी अकरेंस का जिक्र। इसके बाद है लोकेशन। ये न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो यूकैरियोट्स में आई है, और यूकैरियोट की जब भी बात होगी तो दो ही बड़े ग्रुप हमारे जहन में आएंगे, या प्लांट या एनिमल्स। इन मोस्ट एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स की मेजॉरिटी के अंदर न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर। ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। ये मोस्ट की शर्त क्यों लगाई? कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां ये मरकज में नहीं है, मसलन मसल्स के सेल्स, खास तौर पर जो कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स हैं ना, ये इस तरह से कार्डियक मसल्स हैं शाखों में, इनका न्यूक्लियस साइड पे होता है, जबकि बाकियों में अक्सर सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। लेकिन बड़े ग्रुपों में बात करें तो वाइल इन प्लांट सेल्स इट इज फाउंड एट अ साइड। प्लांट के सेल में ये एक तरफ को पाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल सिंगल वैक्यूल। ये बड़े कद का ये भी फायदा है। हालांकि न्यूक्लियस सेल का दिमाग है, और ये वैक्यूल तो एक थैली है जिसमें कभी कचरा भरा जा रहा है, कभी पानी, कभी खुराक, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से उसमें न्यूक्लियस को ढकेला। तो प्लांट के सेल में न्यूक्लियस साइड में है, एनिमल के सेल में सेंटर में है। लोकेशन भी होगी। इसके बाद है स्ट्रक्चर। तो आते हैं स्ट्रक्चर में क्या है। अब हम ट्रू न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ, ये चार चीजों पर मुश्तमिल है। पहली चीज जो बाहर से चले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दूसरी चीज न्यूक्लियोप्लाज्म है, तीसरी चीज न्यूक्लियोलस है, और चौथी चीज इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको याद करें। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस चार चीजों पर मुश्तमिल है। क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। पहले सरसरी में इसका तारुफ करा दूं, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। ये सेल है फर्स्ट सेल, और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसके अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगर आपको याद हो तो पहले हमने जिक्र किया था, प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम इसको कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस क्या है, इसको भी जरा क्लियर कर दें। न्यूक्लियोलस इज नॉट एन ऑर्गेनेल, इट इज एक्चुअली अ साइट। न्यूक्लियस के अंदर एक जगह है जहां एक खास एक्टिविटी होती है, उस मखसूस जगह को न्यूक्लियोलस कहते हैं। शुरू में इसको भी मेम्ब्रेन बाउंडेड समझा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं थे तो ये नजर कैसे आता है? ये डेंसली है, डेंस है, इसलिए नजर आता है। इसके बाद जो तीसरी और चौथी चीज है इसके अंदर, वो है क्रोमेटिन नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, जो जब कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम कहलाता है।
फिर वो विजिबल हो जाता है, नजर आता है।